नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। तारीख पर तारीख तो वो दे रहे हैं, लेकिन अब मोहन भागवत ने, नागपुर लॉबी ने, महाराष्ट्र लॉबी ने, बल्कि यूं कहूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि 21 मार्च को कर्नाटक के बेंगलुरु में जो आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू होने जा रही है, 3 दिवसीय यह बैठक होगी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेना है। दरअसल आरएसएस की इस महत्वपूर्ण बैठक में आरएसएस से जुड़े तमाम 34 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन महासचिव शामिल होते हैं, अपने संगठन के कामकाज की रिपोर्टिंग देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष को इस बैठक में शामिल होकर कामकाज की रिपोर्टिंग देनी है। लेकिन बताया जा रहा है कि आरएसएस ने कह दिया कि नड्डा साहब का कार्यकाल तो पता नहीं कब का खत्म हो गया, कोई नया अध्यक्ष चुने और उन नए अध्यक्ष को बीएल संतोष साहब के साथ कर्नाटक के बेंगलुरु में होने वाली उस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए भेजे। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अल्टीमेटम दे दिया है। और इस बीच खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरह से चुन लिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक नए चेहरे पर दांव लगा दिया है। वो नया चेहरा दक्षिण भारत के एक राज्य से आता है, बल्कि यूं कहूं कि दक्षिण भारत के एक राज्य से आती है। लेकिन इस बार संघ ने ब्रेक लगाने की बजाय, इस बार संघ ने मना करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के एक अहम सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने उस पर ब्रेक लगा दिया है। जी हां, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का चुना जाना है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुन लिया है। आरएसएस की भी लगभग लगभग सहमति उस नाम पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी ने उस पर एक तरह से वीटो लगा दिया है कि नहीं, अगर आप इस व्यक्ति को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे तो ये हमें मंजूर नहीं होगा। अब विडंबना देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को तय करती है, कई बार जो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल में किस नेता को क्या भूमिका दी जाएगी वो तय करती है, उस भारतीय जनता पार्टी को अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को बता रहा है कि नहीं नहीं, ये अध्यक्ष हमें मंजूर नहीं है। इसके पीछे की कहानी क्या है? चंद्रबाबू नायडू में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? तेलुगु देशम पार्टी को आखिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या लेना देना है? या चंद्रबाबू नायडू किसी के कहने पर मना कर रहे हैं, या चंद्रबाबू नायडू से मना करवाया जा रहा है, और अगर करवाया जा रहा है तो जो उनके पीछे है उनका मकसद क्या है? ये तमाम चीजें मैं एक एक करके आपके सामने अपनी इस स्टोरी में रखने जा रहा हूं दोस्तों। ये बात हम और आप सभी जानते हैं कि उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में पार्टी का विस्तार हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम आज की तारीख में लहरा रहा है। लेकिन जैसे ही हम दक्षिण भारत की तरफ आते हैं तो दक्षिण भारत के एक राज्य कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल कई बार खिल चुका है। हालांकि इस समय वर्तमान में वहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कर्नाटक भाजपा का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। आज तक जिन राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, उसमें दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्य आते हैं। एक राज्य पश्चिम बंगाल, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उनके अलावा नीचे दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश की बात करूं, चाहे वो तेलंगाना की बात करूं, चाहे वो तमिलनाडु की बात करूं, चाहे वो केरल की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी यहां भी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में लगी हुई है। और इसलिए कहा यह जा रहा है कि लगभग 2 दशक बाद, यानी इससे पहले वेंकैया नायडू दक्षिण भारत से जो आते थे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, बाद में वो उपराष्ट्रपति भी बने। हालांकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो इस बार ये कहा जा रहा था कि भाजपा दक्षिण भारत से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है। जो सूत्र ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन भी लिया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते समय भाजपा ने उस क्राइटेरिया को भी फॉलो किया जो हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद फॉलो किया गया था, यानी एक पंथ दो काज। एक व्यक्ति को चुनिए और उससे कई तरह के फायदे उठाने की कोशिश कीजिए। तो दक्षिण भारत में भी एक ऐसे नेता को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना जिन्हें 5 भाषाएं आती हैं।
जिसमें से 2 भाषाएं दक्षिण भारत के राज्यों की प्रमुख भाषाएं हैं। महिला चेहरा है, राजनीति की विरासत है, वहां की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई मतलब उनके पिता वहां के बड़े स्टार रहे हैं, राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रही हैं। ऐसी नेता को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुन लिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डी पुरंदेश्वरी की, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी। परिवार में कई व्यक्ति फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। एनटी रामाराव खुद फिल्मी दुनिया के दिग्गज थे, राजनीति में आए, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की, मुख्यमंत्री बने। उनके साथ बाद में किस तरह से धोखा हुआ वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ये डी पुरंदेश्वरी का बैकग्राउंड है। उसके बाद जब आज वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं, तेलुगु देशम पार्टी के वर्तमान मुखिया चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने एक तरह से एनटी रामाराव का साथ छोड़ा, उनकी पार्टी को लेकर चले गए, तो उस समय डी पुरंदेश्वरी ने अपने पिता के खिलाफ जाकर चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया। बाद में राजनीतिक माहौल बदला तो डी पुरंदेश्वरी कांग्रेस में शामिल हो गई। मनमोहन सिंह की सरकार में लंबे समय तक वो मंत्री रही, लेकिन जब 2014 में राजनीतिक माहौल उन्हें बदला हुआ नजर आया तो 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और उनके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनका कद बढ़ता हुआ जा रहा है और अभी वर्तमान में पार्टी ने उन्हें आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। और डी पुरंदेश्वरी के राजनीतिक कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके साथ एनटी रामाराव की विरासत तो है ही, तेलुगु देशम पार्टी के अंदर भी आज की तारीख में भी उनके कई समर्थक नेता अहम पदों पर है। वो तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू की सिस्टर इन लॉ यानी साली है। और इससे भी बड़ी बात, अगर आप इनकी खूबियों के बारे में देखेंगे कि मैंने कैसे कहा, एक पंथ दो काज। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में दक्षिण भारत के जिन राज्यों में अपने आप को मजबूत करना चाहती है, उसमें आंध्र प्रदेश भी है, उसमें तमिलनाडु भी है। और डी पुरंदेश्वरी का जन्म तमिलनाडु में हुआ, चेन्नई में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और डी पुरंदेश्वरी 5 भाषाओं की जानकार है। तेलुगु तो आती है, तमिल भाषा पर भी उनकी अच्छी कमांड है, यानी वो बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष तमिलनाडु में भी बड़ी बड़ी रैली उनकी अपनी भाषा में संबोधित कर सकती हैं। क्योंकि अभी अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नड्डा जाते हैं या भाजपा के कोई अन्य नेता जाते हैं तो उन्हें हिंदी या अंग्रेजी में भाषण देना पड़ता है, जिनको वहां का स्थानीय नेता वहां की भाषा में ट्रांसलेट कर कर पब्लिक तक पहुंचाता है, लेकिन इसमें वो कन्विंसिंग पावर नहीं आ पाती। तो अगर पार्टी की कोई राष्ट्रीय मुखिया होगी जो तमिलनाडु में जाके तमिलनाडु के लोगों की भाषा में उनसे बात करेगी, आंध्र प्रदेश में जाके, तेलंगाना में जाके वहां के लोगों की भाषा में उनसे बातचीत करेंगी, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव बढ़ेगा। और तमिल और तेलुगु के अलावा डी पुरंदेश्वरी को हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच ये भाषाएं भी आती है। तो कुल मिलाकर 5 भाषाओं पर डी पुरंदेश्वरी की कमान है। तो पार्टी को ये लगा, चुनने में ये लगा कि महिला मतदाताओं को वो लुभाएंगी, क्योंकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि चुनावी जीत हार में महिला मतदाताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और हर राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश अपने अपने राज्यों में कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो मजबूत तर्क उनके पक्ष में गया, उनका महिला होना गया, 5 भाषाओं का जानकार होना भी उनके पक्ष में गया। तमिलनाडु की धरती पर जन्म हुआ, आंध्र प्रदेश में उन्होंने राजनीति की, ये भी उनके पक्ष में गया। एनटी रामाराव की बेटी है, ये भी उनके पक्ष में गया। सौम्य चेहरा मानी जाती हैं, संगठन को चलाने की जिम्मेदारी वो निभाती रही है, ये भी उनके पक्ष में गया और ये तमाम चीजें उनके पक्ष में गई। लेकिन फिर भी अब ये सूत्र बता रहे हैं कि उनके नाम पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, डी पुरंदेश्वरी, जिन्हें दक्षिण भारत का सुषमा स्वराज भी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की गुजराती लॉबी ने उन्हें पार्टी के अगले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुन लिया है। लेकिन ये बात उन्हीं के ब्रदर इन लॉ यानी उन्हीं के जीजा तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को हजम नहीं हो रही है। मैं आपको याद दिला दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर
आरएसएस के अंदर शीर्ष स्तर पर इस बात को लेकर विचार विमर्श हुआ था कि ओम बिरला की बजाय इस बार दक्षिण भारत से आने वाली किसी महिला को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाए। और उस समय भी डी पुरंदेश्वरी का नाम सबसे आगे था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने वहां पर एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ये नहीं चाहते कि आंध्र प्रदेश से आने वाली कोई महिला नेता जो उनके परिवार की सदस्य हो, जो एनटी रामाराव जो कि उनके ससुर है, उनकी राजनीतिक विरासत की उत्तराधिकारी भी हो। भले ही पार्टी चंद्रबाबू नायडू के पास हो, लेकिन बेटी एनटी रामाराव की डी पुरंदेश्वरी है, तो उन्होंने उस समय इस पर रोक लगवा दिया। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी 240 के आंकड़े पर जाकर सिमट गई, सरकार चलाए रखने के लिए, सरकार बनाए रखने के लिए उन्हें तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसदों की जरूरत है, 16 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। इसलिए डी पुरंदेश्वरी का नाम आखिरी समय पर कट गया था और ओम बिरला को फिर से दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बना दिया गया। और अब जब भारतीय जनता पार्टी तलाश कर रही है अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की, अब जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से विदाई से पहले दक्षिण भारत के कई राज्यों में पार्टी का कमल खिलाना चाहते हैं, तो उन्होंने जो नाम चुना, जिस नाम पर उन्होंने मोहर लगाई, जिस नाम पर कुछ हद तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सहमत होता हुआ नजर आया, उस पर उनके अपने सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने नो कह दिया। और चंद्रबाबू नायडू के कहने का महत्व आप इससे समझ सकते हैं कि उनके 16 सांसदों के बल पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया, तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे, इस पर किसी को भरोसा नहीं हो सकता। और एक दल समर्थन वापस ले लेता है तो फिर आपके खिलाफ एक माहौल बनता हुआ नजर आता है और सरकार गिर सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब हो सकता है कि डी पुरंदेश्वरी का नाम जैसे लोकसभा अध्यक्ष के समय ड्रॉप कर दिया गया था, अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी ड्रॉप कर लिया जाए। लेकिन जब मैं इस स्टोरी पर कई लोगों से बात कर रहा था, अपना रिसर्च कर रहा था, कई लोगों से मैंने इस पर ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की, तो एक नया तथ्य भी निकलकर सामने आया। 21 मार्च का अल्टीमेटम मैंने बता दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अल्टीमेटम मैंने बता दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कह दिया कि बेंगलुरु की बैठक में नड्डा नहीं चाहिए, कोई नया व्यक्ति आप उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भेजिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नो जो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और गुजराती लॉबी ही हो? याद कीजिएगा, महाराष्ट्र को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक के बाद अमित शाह और एकनाथ शिंदे की 1 टू 1 अलग से बैठक हुई, ऐसा सूत्र बताते हैं। और उसके बाद एकनाथ शिंदे यहां से नाराज होकर मुंबई गए, मुंबई से अपने गांव चले गए। एनडीए की मुंबई में जो बैठक होने वाली थी उसको छोड़कर चले गए। खबरें आने लगी कि वो सरकार में शामिल नहीं होना चाहते, वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। आरएसएस ने वीटो पावर लगाया, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और नाराजगी जताते जताते एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद गाहे बगाहे एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार की स्थिरता को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करते रहते हैं। और उस समय सवाल पूछा जाता है कि एकनाथ शिंदे के कंधे पर हाथ किसका है? दिल्ली दरबार के साथ के बिना एकनाथ शिंदे की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाए महाराष्ट्र में? वही सवाल यहां उठकर आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू को गुजराती लॉबी की तरफ से इशारा किया गया कि आप इस पर अपना वीटो लगाइए, ताकि हम गठबंधन धर्म निभाने की बात कहते हुए, केंद्र में मोदी सरकार को बचाने की बात कहते हुए आरएसएस ने जो हमें अल्टीमेटम दे दिया है उसको खारिज करवा सके। यानी आरएसएस को कह सके कि देखिए हमने तो चुन लिया था, आप भी तैयार हो गए थे, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू नहीं मान रहे हैं, तो क्या करे? तर्क ये दिया जा सकता है कि चूंकि अगर आंध्र प्रदेश से कोई महिला नेता जो कि एनटी रामाराव की बेटी हो, चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार हो, अगर वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगी, तो आंध्र प्रदेश की जनता चंद्रबाबू नायडू की बजाय यानी तेलुगु देशम पार्टी की बजाय वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगी। तेलंगाना की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगी और इसका सीधा सीधा खामियाजा तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू को उठाना पड़ सकता है। और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू उनके नाम का विरोध कर रहे हैं और ये तर्क देकर आरएसएस को समझाया जा सकता है कि इंतजार कीजिए, अभी हम नए नेताओं की खोजबीन जो है हमारी जारी है और जैसे ही हम कोई नया व्यक्ति ढूंढ लेंगे, आपके पास आपकी सहमति लेने के लिए, आपकी मंजूरी लेने के लिए जरूर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच जारी घमासान यानी गुजराती लॉबी और मराठी लॉबी के बीच जारी घमासान में अब तेलुगु लॉबी भी कूद गई है
चंद्रबाबू नायडू भी कूद गए हैं, सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी भी कूद गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।